Hi everyone and welcome to Anu Academy. NCERT History Class 8 Lesson 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। लेसन का नाम है उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बाद में बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगीं, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे? इधर देखिए, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासक के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते ये सब हैं। वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उन्हें ही वाणिज्यिक बोलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। कौन? पुर्तगाल के लोग ने। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा भी बोलते हैं इनको। वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता तो कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार की शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। एक गांव कालिकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। फरमान किसे कहते हैं? एक शाही आदेश को फरमान कहते हैं। बंगाल के नवाब मुर्शिद अली खां चित्र 3 को देखिए। मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र 1867 का ये चित्र है। व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बांग्लादेश के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुल दौला
बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी ने नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। जितनी चीज़ें हम छोड़ रहे हैं इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। कठपुतली, कठपुतली किसे बोलते हैं? यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे से अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। इधर देखिए क्या आप जानते हैं वाला चीज़ें। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था जिसका होली पर इस्तेमाल होता था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियाँ भी थीं। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। ये है सिराजुद्दौला। संपन्नता का आश्वासन, यह है सिराजुद्दौला। संपन्नता का आश्वासन आप लोग पढ़ लीजिएगा। नवाब की शिकायतें, इन्हें आप पढ़िएगा ना। देखिए मैं छोड़ रही हूँ, इसे दिखा दे रही हूँ पूरा, आप लोग इसी शॉर्ट लेके पढ़ लीजिएगा। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था।
प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। जितनी चीज़ें छूट रही हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगी इसलिए मैंने छोड़ दी। कंपनी का फैलता शासन, हेडिंग को देखते हैं। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। गतिविधि, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं और कुछ महीने के लिए भारत आए हैं। अब इंग्लैंड में रहने वाली अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी ऐशो आराम भरी ज़िंदगी के बारे में बताएं और उसकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। ये आप लोग देखिए, जो छूट रहे हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम इन्हें दिखाते हैं आप लोग को। निषेधाज्ञा, निर्देश, अधीनस्थता, दबूपन। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर, देखते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान इनके थे हैदर अली के पुत्र, हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान हैं, इसलिए यहाँ पे मार्क किए हैं, देख लीजिएगा। ये है टीपू सुल्तान। जितनी चीज़ें छोड़ रहे हैं आप लोग इन्हें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। टीपू की कहानियाँ, टीपू की कहानियाँ। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1882 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी ज़मीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। टीपू का खिलौना शेर, यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थीं। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। मेरे मराठों से लड़ाई गतिविधि आप देख लीजिएगा। कन्फेडरेसी मतलब गठबंधन, सर्वोच्चता का दावा, कित्तूर फिलहाल कर्नाटक में है, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और
1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। ये है कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई ये मूर्ति है। 1830 के दशक में अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा मतलब कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह हैं, इसलिए इसे मार्क किया गया है। विलय नीति इसे पढ़ लिया जाए ना, और चीज़ें जो हैं आप लोग देख लीजिएगा, मैं इधर देख रही हूँ। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी में के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। यही थी विलय नीति। विलय नीति यही थी कि अगर किसी के पास मतलब पुरुष वारिस नहीं है तो वो सारी उनकी ज़मीनें कंपनी हड़प लेगी, कंपनी की हो जाएगी। ये है महाराजा रणजीत सिंह का दरबार। इधर देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, रेड और येलो वाला पार्ट जो है इसे देखिएगा। देखिए चित्र 11 ए भारत 1797 1797 को देखिए। जो पीला वाला भाग है इसे ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र है। ये जो रेड मतलब लाल वाला है क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे ये। और इधर देखिए चित्र 11 बी भारत 1840 में पीला ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र और ये जो लाल वाला है रेड वाला क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। और इधर देखिए ये चित्र 11 सी भारत 1857 मतलब 1857। चित्र 11 ABC भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं। इन नक्शों को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रखकर देखें। तीनों नक्शों में उन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे। ठीक है, मैं दिखा दी, आप लोग देख लिए। नए शासन की स्थापना। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। 1772 1772 के 2 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों इधर तक देख लीजिए बस, और ये सब आप लोग देख लीजिएगा। काजी जो इस समय जिन्हें न्यायाधीश बोलते हैं, एक न्यायाधीश का काम करते थे। काजी मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करते हैं। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो उसका क्या लिया हाउस लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। कितना बड़ा है। चित्र 12 को देखिए। वारेन हेस्टिंग्स का मुकदमा R.G. पालार्ड द्वारा चित्रित 1789 1789 जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया तो 7 साल चला।
मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। धर्मशास्त्र मैं इधर देख रही हूँ। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता है। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। कंपनी की फौज सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। सिपाही, अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। ये धर्मशास्त्र संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार, घुड़सवार, मस्केट, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, मैच लॉक, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। ये देखिए, इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। मैं बस इतना पढ़ रही हूँ, निष्कर्ष को पढ़ रही हूँ मैं। निष्कर्ष: ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6-7 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। जितनी चीज़ें बच रही हैं आप लोग देख लीजिएगा। ये देखते हैं, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। मैं लगा दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। शेर मैसूर, आप अभी पढ़े हैं आप पीछे, जो जंगल में शेर से लड़ाई हुई थी, वो टीपू सुल्तान थे। इनमें लगा दीजिए। सिपाही को अंग्रेज ने सिपाही बोलते थे, इसमें लगा दीजिए। रानी चेन्नम्मा जो हैं, ये कित्तूर में थी, कित्तूर में इनकी बात हुई है। रानी चेन्नम्मा कित्तूर। वारेन हेस्टिंग, हटा देंगे ना तब दिखेगा। वारेन हेस्टिंग्स जो हैं वो भारत का पहला गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और वैसे भी मैं इधर लिख दी हूँ, आप लोग इसे देख लीजिएगा। मैं ये हटा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लगा लीजिए, देखिए। ये जो दीवानी है, यहाँ भू राजस्व वसूल करने का अधिकार में जाएगा। शेर मैसूर, टीपू सुल्तान, रानी चेन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया में जाएगा, रानी चेन्नम्मा वाला। सिपाही में वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल में जाएगा, ओके।